सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की गैस मार्केट में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड की दहाइयों से जारी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निजी शोबे को गैस फरोख्त करने के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। 29 फरवरी 2024 को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला किया गया था कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को ओगरा लाइसेंस रखने वाले तीसरे फरीक को गैस के अपने हिस्से का 35% तक फरोख्त करने का हक हासिल होगा। फ्रेमवर्क में एक शर्त यह भी रखी गई थी कि 100 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस हर साल प्राइवेट सेक्टर को फरोख्त की जाएगी। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक इस तारीखी फैसले से तेल और गैस के शोबे में $5 बिलियन की नई सरमायाकारी मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक इस फ्रेमवर्क का मकसद ऑयल एंड गैस की अपस्ट्रीम मार्केट को इंडिपेंडेंट करना है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज की आमदनी में इजाफा भी होगा, जिससे पाकिस्तान में एनर्जी की ज्यादा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इक़्तिसादी सर्वे 2024 के मुताबिक मुल्क की बुनियादी एनर्जी मिक्स सप्लाई में मकामी कुदरती गैस का हिस्सा तकरीबन 28.9% के करीब है। मजमूई तौर पर 13,989 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन्स, 1,61,806 किलोमीटर तवील मेन लाइन्स और 41,000 किलोमीटर से ज़ायद लंबी सर्विसेज पाइपलाइंस का नेटवर्क मुल्क भर के 1,07,70,000 सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करता है। सर्वे के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान कुदरती गैस की कुल खपत तकरीबन 3,207 MMCFD रही है, जिसमें 695 MMCFD इंपोर्टेड RLNG शामिल की गई थी। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस वक्त 1,200 MMCFD गैस RLNG इंपोर्ट की जा रही है। माली साल 2024 के दौरान सबसे ज्यादा गैस 894 MMCFD पावर प्लांट्स ने इस्तेमाल की और दूसरे नंबर पर घरेलू खपत 864 MMCFD रही है, जबकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने 764, जनरल सनती शोबे ने 575, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने CNG की मद में 61 MMCFD और कमर्शियल सार्फिन ने 49 MMCFD रोजाना गैस इस्तेमाल की है। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 27% शहरी कुदरती गैस जबकि 5% LPG इस्तेमाल करते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए एक साल में 3 बार गैस की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग कम होती दिखाई नहीं दे रही है। साल में 3 बार कीमतें बढ़ने और फिक्स चार्जेस लागू करने के बावजूद भी गैस लोड शेडिंग का खात्मा तो दूर, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट 2,000 अरब रुपए से जायद हो चुका है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में यह इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है, जिसमें 25 अरब रुपए से ज्यादा चोरी सुई सदर्न की होती है और बाकी गैस चोरी सुई नॉर्दर्न की होती है। गैस हुक्काम ने बताया है कि छोटे घरेलू सार्फिन यानी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, उन्हें गैस पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसको दीगर सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर यौमिया 4 अरब 20 करोड़ मुकब फीट गैस सप्लाई होती है, जिसमें 1 अरब मुकब फीट यौमिया LNG शामिल होती है। महंगी LNG और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर घरेलू सार्फिन के लिए तो चूल्हा जलाना भी इस वक्त मुश्किल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक सुई सदर्न में गैस के 12% नुकसानात हैं, जबकि सुई नॉर्दर्न में गैस के नुकसानात 6% हैं। ओगरा के आदादो शुमार के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने अनअकाउंटेड गैस या लाइन लॉसेस की मद में 29,228 MMCFD गैस का नुकसान किया है, जो 8% से जायद बनती है। दूसरी तरफ सुई सदर्न ने 57,897 MMCFD गैस का नुकसान किया है, जो 17% से जायद है, जिसमें गैस चोरी शामिल है और लीकेज भी शामिल है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस की डिमांड एंड सप्लाई में एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। गैस की डिमांड का तखमीना 6 से 8 अरब क्यूबिक फीट यौमिया है, जबकि कुल पैदावार ही तकरीबन 4 अरब क्यूबिक फीट यौमिया है। अब यहाँ पर ये सवाल बनता है कि जब सप्लाई से डिमांड दुगनी होगी तो लोगों की ज़रूरियात फिर भला कैसे पूरी होंगी, और इसी डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क की वजह से पाकिस्तान को 19 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 फरवरी 2025 से कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद करने से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सालाना 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की मद में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गैस की बंदिश से न सिर्फ बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील नामुमकिन हो जाएगी, बल्कि आलमी मंडी में पाकिस्तान की बतौर काबिल एतमाद सप्लायर साख को भी नुकसान पहुंचेगा। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 480 कैप्टिव पावर प्लांट सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस और 800 प्लांट्स सुई सदर्न गैस कंपनी नेटवर्क पर चल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक
पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद करने से गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा होगा। प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत एक अच्छा कदम है जिससे गैस बहरान पर काबू पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अब कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे ये भी अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, ओगरा से भी एसोसिएटेड रहे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त एक गैस की बहरानी कैफियत हमारे मुल्क में मौजूद है, एक तो महंगी होती जा रही है, फिर लोगों को बर वक्त मिल भी नहीं रही है, बहुत ही मुश्किल एक टाइम बना दिया गया है गैस की फराहमी के हवाले से। अब इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर आता है अपनी एंट्री देता है, किस हद तक हालात बेहतरी की जानिब आप जाता देख रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो आप बुरान फरमा रहे हैं गैस सेक्टर का, ये इसमें जो 90% शेयर है वो लोग, ये सेल्फ क्रिएटेड बुरान है। सेल्फ क्रिएटेड बुरान है, इसमें डेलिब्रेट है, इसमें क्रिमिनल है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई आई एम सेइंग सो। बात यह है कि एक तरफ आपकी डिमांड ज्यादा है, दूसरी तरफ आप ये रोज अनाउंस करते हैं कि जनाब SNGPL के सिस्टम में गैस का प्रेशर बढ़ गया है और अपने डोमेस्टिक गैस जो सस्ती गैस है उस गैस के जो वेल हैं, प्रोड्यूसिंग वेल हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनता कि मार्केट का ये हालात हो और गैस एक तरफ लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ सिस्टम आपका ओवर प्रेशर्ड है, तीसरी तरफ जो है वो गैस की प्राइसेस ज़्यादा है, डिमांड आप कहते हैं ज़्यादा है लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो फिर आपको अपने वेल जो है वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ कि डिमांड ज़्यादा नहीं है। हुआ यूँ है कि ये गैस की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि इसमें बहुत हाई लेवल की मैनिपुलेशन हुई है। और ये जो कहा जाता है कि प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, अब कोई प्रोटेक्टेड कंज्यूमर इफेक्टिवली नहीं बचा। सर्दियों में कोई छोटे से छोटा कंज्यूमर जिसके घर में गैस आ रही है वो इन एनी केस उसमें यह है कि उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। अच्छा, एक बाय डिफॉल्ट एक जिसको कहते हैं ना कि एक सेल्फ क्रिएटेड एक और इश्यू हो रहा है कि क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और 3 दफ़ा गैस दिन में सप्लाई की जाती है कुकिंग के टाइम पे, बाकी बंद रहती है, तो उसमें एक और बुरहान वाकई जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उनकी कैटेगरी शायद प्रॉबेबली बढ़ जाए। मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ इसलिए बढ़ जाए कि उनकी जो डिटर्मिनेशन है कि ये प्रोटेक्टेड है और नॉन प्रोटेक्टेड है, उनके टोटल मंथली एवरेज यूज पे होता है और 3 महीने की एवरेज यूज पे होता है। सो क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है तो एवरेज यूज उनका कम होगा और ये एक जो बर्डन है ओवर बर्डन हो सकता है दूसरे कंज्यूमर को कि जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं। अब ये गवर्नमेंट कोई इसमें सब्सिडी नहीं दे रही, ये एक जेब से कंज्यूमर के एक सेगमेंट से या एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से निकाल के दूसरे कंज्यूमर की जेब में डालना, ये उस तरह की बात है। सो गवर्नमेंट का इसमें कोई नहीं। हाँ, गवर्नमेंट का या गैस कंपनीज का इसमें सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि खुद ये गैस कंपनीज ने खुद अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है कि ये ऐसा मैयर लें कि कोई प्राइवेट पार्टीज जो है इस सेक्टर के अंदर एंटर हो। इन्होंने वैसे एज पर प्लान बहुत साल पहले 20 साल पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए गैस की मार्केट खुल जानी चाहिए थी। दैट वाज द वेरी पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। समहाउ रेगुलेटर्स ने भी उस स्पीड से काम नहीं किया और गैस मार्केट भी ओपन अप नहीं हुई। अब बाई डिफॉल्ट इसलिए हो रही है कि क्योंकि इन दोनों गैस कंपनीज की इनएफिशिएंसी आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि इनके कितने लॉसेस हैं, इनके कितने मतलब UFG है, तो उस वजह से और इनकी इनएफिशिएंसी है, प्राइसेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसी तरीके से आके तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन डाले ताकि जो जानबूझ के एक किया जाता है। और उसमें भी मेरा बिल्कुल ओपनली मेरा ये चैलेंज है इन लोगों को कि ये जो सर्कुलर डेट क्रिएट किया जाता है उसमें मतलब जो है ना इनका अपना ज़्यादा रोल है, मैनेजमेंट्स का अपना रोल है। और उस सर्कुलर डेट में भी थोड़ी सी कमी आएगी, ज़रूर आएगी, और मार्केट में बेहतरी आएगी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आपके ऑयल फील्ड से अपस्ट्रीम से गैस उठा के तो अपनी मर्जी के कंज्यूमर्स को नेगोशिएटेड प्राइस में अगर वो सप्लाई कर सके। मेरा ये ख्याल है कि ये SIFC का एक बड़ा अहसन कदम है और जिस पे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरी तरफ से एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी भी एक थोड़ी सी लिमिट होगी
और वो विद पैसेज ऑफ टाइम तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट कर सकें गैस, लेकिन शुरू में कुछ टीथिंग प्रॉब्लम आ सकते हैं उनकी पेमेंट के भी। बट ये जो चीज़ है इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये एक अच्छा एवेन्यू है, मार्केट को ओपन अप करना चाहिए, बल्कि एक स्टेप और आगे जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक गैस मार्केटिंग हब क्रिएट करना चाहिए कि जो एक सेंट्रल पे हाइपोथेटिकली गैस की ट्रेडिंग हो सके डेली बेसिस पे। तो ये भी इस तरफ भी रेगुलेटर को आप स्टेप करना चाहिए। आरिफ साहब, ये प्राइवेट सेक्टर को ये अप्रूवल देने का मतलब ये है, उनको यहाँ पर लाने का मतलब यही है कि इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंसी आप इन दोनों बड़ी कंपनीज की आप तस्लीम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये कंपनीज नाकाम हो चुकी हैं। जब भी प्राइवेट सेक्टर आए और अब इस सिलसिले में लीड ले, तो ये जो सर्कुलर डेट अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि 2000 अरब से ऊपर पहुँच गया, इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी ना किसी पर फिक्स करनी होगी, या इतना ही सादा मामला है कि बस प्राइवेट सेक्टर आया, उसने अपना रोल प्ले करना शुरू किया और जो कुछ माजी में होता रहा है उसे फिर हम भूल कर आगे बढ़ जाएं? नहीं, देखें, एक तो ये प्राइवेट सेक्टर आने का मतलब ये है कि ऑन पॉइंट फॉरवर्ड बेसिस पे कुछ बेहतरी ले आए, लेकिन जो पिछला सर्कुलर डेट या और कोई लॉसेज या जो भी इन एफिशिएंसीज एकमुलेट हुई भी है इन कंपनीज की, वो उन कंपनीज की खुद ही मैनेजमेंट और उनके बोर्ड ही जिम्मेदार हैं और गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसलिए कि गवर्नमेंट खुद उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इन दोनों कंपनीज के अंदर, और गवर्नमेंट इन कंपनीज को अनड्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रही है, जिसकी वजह से ये स्वेल हो गए इनका सर्कुलर डेट। अगर टाइम पे गवर्नमेंट अपनी रेगुलेटरी ओवरसाइट या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट इफेक्टिव रखती तो फिर इन कंपनीज के ये हालात पैदा ना होते या इतना बड़ा सर्कुलर डेट ना होता। आज भी जो मैं जो कह रहा हूँ कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का कि जी आपने लोड शेडिंग करनी है। टुडे देयर इज नो रीजन टू गो इनटू लोड शेडिंग ऑफ गैस, क्योंकि सिस्टम के अंदर रोज अखबार में आया होता है कि गैस की और अपस्ट्रीम की कंपनियां जो है वो कहती हैं जी हमारे वेल बंद करा देते हैं, बगैर वजह से बंद करा देते हैं, और वाकई करवाते हैं। और वेल बंद होने का लोकल गैस की प्रोडक्शन बंद होने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सस्ता सोर्स था, जो एवरेज आउट होके ओवरऑल गैस की प्राइस कम करता था, उस सोर्स को बंद कर दिया है। महंगी जो इम्पोर्टेड एलएनजी है वो तो मजबूरन आपको लानी है, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज कंज्यूमर की गैस प्राइस और बढ़ जाएगी। सो ये कोई इलॉजिकल डिसीजन जो है इनकी वजह से इसमें गवर्नमेंट खुद भी जिम्मेदार है और ये गैस कंपनीज भी जिम्मेदार है। अगर कुछ सेंस प्रिवेल करे इस सेक्टर को इफेक्टिवली सिंसियरिटी के साथ और नेक नीति के साथ अगर मॉनिटर किया जाए, इसको रेस्टोर किया जाए कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी, तो ये चल सकता है, सेक्टर चल सकता है बिल्कुल गैस का। तो आरिफ साहब, इसको चलाने की तो चलें अब ये कोशिश हो रही है, लेकिन जो कोई पिछला जो इतना भारी सर्कुलर डेट और फिर जो इस वक्त रूटीन की जो लोड शेडिंग है, जो मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी की गई है, अब वो तो फिगर्स बड़े खौफनाक सामने आ रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री को अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरी करने में इशू हो जाते हैं। कोई 19 अरब डॉलर का फिगर सामने आ रहा है जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो हम तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है हमारा, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हम नुकसान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जिम्मेदार किसी को करार दे देना ही काफ़ी होगा, या फिर कोई सज़ा वगैरह का भी तयन होना चाहिए ताकि आगे के मामला स्मूथली रन हो सकें? सजा का तयन आप और मैं तो अगर कर भी लें तो हम सजा दे तो नहीं सकते ना। असल बात यह है कि सजा का तयन और सजा देना भी उन्हीं लोगों का काम है जो इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, बात यह है कि ये वही बात है जो आपने एग्जांपल दी, ये वही बात है कि एक तरफ से आपने बहुत हैवी टारगेट रख लिया कि आपने आईटी की सर्विसेज को एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ानी है, दूसरी तरफ आपने जो है इंटरनेट पे और वो उस पर बैन लगाया हुआ है। सो आप कैसी प्रैक्टिकली कैसी बढ़ाएंगे? लाइक वाइज आप ये जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, उनको अगर आप गैस मुनासिब प्राइस पे नहीं देंगे तो टारगेट जितना मर्जी आप सेट कर लें वो अचीव नहीं हो पाएगा। उनकी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी और वो नहीं रही। हम ऑलरेडी ये अफेक्ट हो रहा है पूरी हमारी इकानमी सिर्फ गलत डिसीजन की वजह से, और ये डेलिबरेटली गलत डिसीजन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये बड़े जोरों शोर से कहा जा रहा है कि कैप्टिव पावर, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर लगी होती है जिनको डोमेस्टिक गैस सप्लाई होती थी, कैप्टिव पावर को जी बंद कर दें, उनको गैस बिल्कुल बंद कर दें। और भाई ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, गैस आपके पास अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो उसके मुताबिक भी आप अगर कंज्यूम कर लें तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप वो फर्दर बंद कर देंगे, कैप्टिव पावर को बंद कर देंगे, तो आपको डोमेस्टिक गैस के फील्ड और बंद करने पड़ेंगे, जबकि इकानमी
का बेस ही एनर्जी है। अगर आप एनर्जी जितनी कम कंज्यूम करते हैं उतनी इकानमी आपकी कमज़ोर रहती है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन पाकिस्तान की, मेरा ये ख्याल है कि ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी लोएस्ट होगी। उसकी वजह यही है कि हम इन पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी की कंजम्पशन कम से कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि एनर्जी की प्राइसेस ठीक नहीं है, एनर्जी की सप्लाई ठीक नहीं है, और कोई जो सिस्टम है हमारा वो आपस में इसकी कोई सिनर्जी नहीं है। इस क्राइसिस को आरिफ आप कह रहे हैं कि डेलिबरेटली ये क्राइसिस पैदा किया जाता है, तो ये इसका फ़ायदा किन लोगों को होता है? डेलिबरेटली क्राइसिस क्यों पैदा किया जाता है? और फिर ज़ाहिर जो इसके नुकसानात हैं वो तो हम खसारे की सूरत में देख ही रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी वजूहत होती क्यों है कि ये अज़ खुद ये काम किया जा रहा है? एक वजह तो यह है जो बड़ी सेक्रेट वजह है, जो एक जिसको कहते हैं ना एक लॉजिकल है, वो तो ये है कि सही लोगों को सही जगह पे जानबूझ के नहीं लगाया जाता अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। नंबर वन, इसकी एग्जांपल मैं बहुत बड़ा ओपनली दूंगा, इफ वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। वो ये है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाया गया, उनकी कॉम्पिटेंसी में, क्रेडिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, नहीं लगाया गया, सो देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। और सेम रीजन लोगों को, सही रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट जगह पे ना लगाने की सेम रीजन होती है। ठीक है, कि जो लगाने वाले हैं अगर उनके इंटरेस्ट जो है कहीं पे कंप्रोमाइज होते हैं तो फिर वो डेफिनेटली वो नहीं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। दूसरी वजह यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तीसरी वजह यह है कि कोई जो एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि बाहर की फोर्सेस जो है जानबूझ के हमारे मुल्क की इकानमी को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो एक डिफरेंट मेजर्स के थ्रू एक प्लान करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट लोग रेलेवेंट जगह पे ना बैठें, कहीं काम सीधा ना होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्टार्ट ही ये किया आपको कि एक तरफ से गैस के सिस्टम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी तरफ से गैस लोड शेडिंग हो रही है, तीसरी तरफ से आप कहते हो कि जी वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और ये एग्जैक्टली ये जानबूझ के क्या क्रिएट किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर नियत हो टॉप लेवल पे, SIFC का ये डिसीजन ज़रूर एडमायर मैं करता हूँ कि थर्ड पार्टी को गैस बेचने का एक स्टेप लिया गया है। दिस इज एडमायरेबल इन द सेंस द आउटकम ऑफ व्हिच इज येट टू बी सीन। अगर अल्लाह ताला करे कि ये बिल्कुल उसी तरीके से चल जाए, लेकिन इसमें भी सुना है कि इसको भी 8 महीने लगे हैं और अल्लाह करेगी इसमें कोई बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शदीद मुश्किलात के बावजूद कौमी मईशत की बहाली की रफ्तार खासी तेज़ हो गई है। माहिरीन हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ को कामयाब करार दे रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक रेटिंग एजेंसीज भी मुल्क की मईशत की बेहतरी की गवाही दे रही हैं। रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका है। IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के ज़राए भी काबिल एतमाद करार दिए जा रहे हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट्स का तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह $12 अरब तक पहुँच गए हैं। स्टेबल इकॉनमी होने से पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी यहाँ पर बढ़ रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक के सरमायाकारी वफ्द पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल भी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गैर मुल्की सरमायाकारों के आला सतह के वफ्द ने बड़ी अहम मुलाकात की है, और उस वफ्द में अमरीकी सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख़ी तौर पर दोहरे मुआशी खसारे का मुकाबला किया है। एक्सपोर्ट में इजाफे से माली और करंट अकाउंट सरप्लस हैं। बेहतर एक्सपोर्ट से मईशत भी बेहतरीन चल रही है। गैर मुल्की इकनॉमिक फर्म के साथ साथ अब आवाम भी मुल्की मईशत की सिमत दुरुस्त होने पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म एप्सोस ने अपने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में यह दावा किया है कि तीसरी सहमाही के मुकाबले में चौथी सहमाही में पाकिस्तान की सिमत के बारे में पुरउम्मीदी तकरीबन दुगनी होकर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस में काबिल जिक्र कमी वाक़ हुई है, और पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली चीज़ यानी महंगाई 16% कमी से 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-2025 में पाकिस्तान की तरक्की का तखमीना 3% लगाया गया है। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इंपोर्ट बिल में कमी वाक़ई हुई है, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और सनती पैदावार में आने वाले दिनों में भी इजाफा रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि इन्फ्लेशन रेट कम होने से मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद कमी आएगी, जिससे मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024-2029 की मंजूरी दे दी है। इस प्लान का बुनियादी हदफ पाकिस्तान की मईशत को उसके मौजूदा हजम यानी $374 बिलियन से बढ़ाकर 2035 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुताबिक सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ को 9.8% तक बढ़ाना है। लिटरेसी रेट को 10% से बढ़ाकर 70% तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है और गुर्बत में 13% तक कमी भी इस मंसूबे का हिस्सा है। 2029 तक एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन करने का हदफ भी प्राइम मिनिस्टर ने रखा हुआ है, जिसका वो कई बार कई मौक़ों पर इजहार भी कर चुके हैं। और आईटी की एक्सपोर्ट्स में सालाना $5 बिलियन का इजाफा भी पाकिस्तान के इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तो मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है, आने वाले दिनों में इस पर अमल दरामद होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त पॉजिटिव हैं, हुकूमत के कंट्रोल में, लेकिन उसका एक खातिर ख्वाह फ़ायदा या रिलीफ एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम क्यों नहीं देख रहे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम मैक्रो इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो सब बड़े कंट्रोल में देख रहे हैं हुकूमत के, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी की भी जब अनाउंसमेंट होगी उसमें मज़ीद कमी वाक़ई होगी। लेकिन अभी भी जो मुश्किल है आम आदमी की वो अपनी जगह पर मौजूद है। अभी भी माइक्रो लेवल तक पहुंचने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये सिंगल डिजिट वाली जो एक इसको आप रिलीफ कह लें, ये नीचे के लेवल तक कब तक ट्रांसफ़र होकर महसूस किया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि एक तरफ इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और दूसरी तरफ जो है रिलीफ जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखें, एक तो चीज़ ये अच्छी चीज़ हुई है कि एटलीस्ट जो पिछले 2 साल में जो इन्फ्लेशन का जो पेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो जो है काफ़ी हद तक थम गई है और इतनी हो गई है कि जो रेट था वो 2018 का लेवल आया है, यानी कि तकरीबन 6.5 साल का लोवेस्ट है। तो ये तो देखें, पहली चीज़ तो यही होती है कि इन्फ्लेशन में की रफ्तार में कमी हो जाए और खातिर खा कमी हो, और डेफिनेटली वो काफ़ी हद तक हो गई है। अब एटलीस्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, एक बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही हैं। सेकेंडली जो आपने कहा कि जी रिलीफ या इन्फ्लेशन में डिक्लाइन, कमी, प्राइसेस में कमी, ये सब कब ट्रांसफ़र होना है, ये कब मिलेगा? तो देखें, एक चीज़ तो ये कि नंबर 1 जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नंबर 1 इसका जो टारगेट है या जो प्लान होता है वो स्टेट बैंक के पास होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, और स्टेट बैंक का इन्फ्लेशन का जो है उसको कंट्रोल करने का, उसको हैंडल करने का। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है, ऑल्दो इसकी कॉस्ट हमने ओवरऑल इकोनॉमी ने बेयर की 2-3 सालों से, लेकिन इवेंचुअली मॉनेटरी पॉलिसी इस हद तक कामयाब हुई कि इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज किया और रेट को काफ़ी नीचे ले आया और एक विद इन मैनेजेबल रेंज ले आए। तो ये बड़ी अच्छी एक जो डेवलपमेंट हुई। सेकेंडली ये कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लिया गया है, और फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि हेड करते हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया है जो पहले नहीं लिया गया। वो ये लिया कि एक ईसीसी के अंदर एक परमानेंट पार्ट बनाया गया है इस इनिशिएटिव का, इस प्रैक्टिस का, कि वहाँ पे एक प्राइसेस पे, बेसिक प्राइसेस पे जो है, बेसिक अशिया खुदनोश की प्राइसेस पे जो है एक हर मर्तबा जब ईसीसी होनी है उसमें जो है एक प्रेजेंटेशन ली जाएगी, जिसमें ये होगा कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन के नंबर्स नजर आ रहे हैं नीचे जाते हुए, तो क्या ये जो बेसिक अशिया खुदनोश हैं इनकी कीमतों में कमी हो रही है, ये इनकी कीमतें कहाँ जा रही हैं। और अगर ये देखा गया कि जी बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो कुछ और जो है वो तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर, जो है एक जो है वो इस तरह का एक्शन होगा जिसमें ये जो गैप होगा इसको कम करने की कोशिश होगी, ताकि एक आम आदमी को सही मानों में
उसको जो है समरात मिल सकें, जो एफर्ट्स हैं, जो महंगाई में कमी की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एफर्ट होगी जिसकी वजह से जो फर्क है वो कम करने में बहुत जो है मदद होगी। अगर ऐसा है कि नंबर्स वही शो कर रहे हैं जो एक्चुअल प्राइसेस ऑन ग्राउंड हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी अचीवमेंट होगी कि एक्चुअली जो समरात हैं इन्फ्लेशन डिक्लाइन के वो जो है आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। सही। तो खुरम साहब, ये बड़ा अच्छा इस वक्त प्लान लग रहा है। अगर इस पर अमल दरामद भी होता है तो ज़ाहिर है आम आदमी तक बहुत तेज़ी के साथ ये रिलीफ पहुंचेगा। अब दूसरी तरफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 5 साल बनाया गया 2024 से 29 तक का, प्राइम मिनिस्टर ने $60 अरब का एक टारगेट भी सेट कर लिया है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को वहाँ लेकर जाएंगे। उसमें IT पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन जो ये मौजूदा हालात रिसेंट पास्ट में जो मुश्किलात IT को लेकर रही हैं और जो इस वक्त इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं, उसको देखते हुए ये कितना रियलिस्टिक है, और इसमें ये 5 साल में फेजेस वाइज इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो हम $60 अरब तक पहुंच जाएंगे? देखिए जी, प्लान तो होने चाहिए और प्लान एम्बिशियस भी होने चाहिए, ऑफ कोर्स रियलिस्टिक भी हों, एम्बिशियस भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में प्लान आप देते हैं, आप टारगेट देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, तो फिर उस पर अमल किया जाता है। तो पहले तो आप ये देखें ना कि जी एक प्लान होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर उसकी ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उसको किस तरह से जो है वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसके आउटकम्स जो है वो हासिल किए जाएं। तो मेरे ख्याल में प्लान पहला पॉइंट है, पहली सीढ़ी है, और वो करना ज़रूरी है ताकि हर किसी को ये पता हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आगे के हमारे गोल्स क्या हैं और किस तरह उसको कन्वर्ट किया जाएगा जो है एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी में। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए ये जो है देखना होगा कि किस तरह से कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, और लेकिन ऑफ कोर्स प्लान देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में देखना होगा कि आगे किस तरह से उस प्लान की जो है वो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये तो फिर आपको अलॉन्ग द वे पता लगेगा। लेकिन अभी एटलीस्ट अच्छी इकोनॉमी की एक रिकवरी हुई है, अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है। आप देखें सर्वे रिजल्ट्स, एक सर्वे रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से बहुत अच्छे जो है वो आउटकम्स नजर आए हैं। एक फील गुड फैक्टर जो है नजर आ रहा है, एक रिकवरी का फैक्टर, एक मूड नजर आ रहा है, एक एनर्जी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें कन्वर्ट होनी चाहिए अच्छे आउटकम्स में, और उसके साथ एक अच्छा प्लान होगा, वर्केबल प्लान होगा, तो डेफिनेटली वो चीजें जो है इस प्लान के जो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वो आपके में गोश गुजार करूं, जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, उसका जो हजम है, उसका वॉल्यूम $374 बिलियन से बढ़ाकर ये $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है 2035 तक। ये कैसे मुमकिन होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को 9.8% तक लेकर जाना है, लिटरेसी रेट को 10% से बढ़ाकर 70% तक पहुंचाना है, फिर गुर्बत है उसमें 13% तक कमी इस मंसूबे में शामिल है। तो ये इतने कम वक्त में, ये 8-10 साल में सब कुछ आपको मुमकिन नज़र आ रहा है अब जब आप खुद उस सफ़ में शामिल हो चुके हैं? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, 2 साल पहले तक या 1-1.5 साल पहले तक यहाँ पे डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और हम एक डिफॉल्ट के वर्ष पे पहुंच रहे थे। हमारे पास जो है अपनी जो कर्जों की अदायगी हैं वो देने के लिए पैसे बहुत कम रह गए थे। आप देखें, रिजर्व्स हमारे 2 हफ्ते के जो है वो इंपोर्ट कवर पे आ गए थे, यानी कि हमारे पास इंपोर्ट्स का फ्यूल जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का था, और आज हम 1.5 साल के हफ्ते में ही, बल्कि 14 महीने आप लगा लें, और हम जो है वो तकरीबन कुछ 2.5 महीने के रिजर्व्स पे खड़े हैं। हमारी इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट्स में आ गई और लोअर डिजिट्स में आ गई है। इंटरेस्ट रेट्स हमारे आधे हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट देखें, ओवरऑल जो आप देखें एक पॉजिटिविटी की फिजा जो है आना शुरू हुई है, और ये सब चीजें देखें ये अचीव कर सकते हैं। बड़ी रेजिलिएंट इकोनॉमी है हमारी। इस अमर की जरूरत है कि हम कोई भी प्लान करें और उसके ऊपर हम किस तरह से कारामद हों, किस तरह से हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें, ये मैटर करता है। क्यों नहीं हम 10 सालों में कुछ कर सकते? 10 साल का प्लान तो पूरी दुनिया जो है 5-5 साल से लेकर 50-50 साल के प्लान्स बनाती है, और उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाती है, अपने आप को स्टिक करती है उसके ऊपर, अपने आप को डिटर्मिन करती है। तो क्यों नहीं हो सकता? मतलब हमारा तो ग्रोथ का पोटेंशियल तो 9%, 8-9% बिल्कुल है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का इतना पोटेंशियल है। आज हम इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी अगर आप देखें तो हमारा वन ऑफ द लोवेस्ट होगा। सेविंग्स टू जीडीपी लोवेस्ट पे है, टैक्स टू जीडीपी हमारा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन हम लोवेस्ट में से रहे ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि अपसाइड बहुत ज्यादा है, डाउनसाइड शायद लिमिटेड है, अब नीचे हम शायद और ना जाए, अपसाइड ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में प्लान देना जरूरी है, 10 साल का एक आपको आउटलुक देना, मेन कॉन्टूर्स देना जरूरी है, और उसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या होगा, उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैटेजीज बनती हैं, और मेरे ख्याल में वो काफी हद तक काम हो भी चुका है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, महीनों में, कि आपको ये भी नजर आएगा कि एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, कैसे फायर फाइटिंग हुई है, किस तरह जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, और कैसे हम जो है IMF का प्लान आगे लेके चल रहे हैं। गिवन द चैलेंजेस, गिवन द टफ टाइम्स, हमने ये सारा देखा है पिछले 14 महीने में
तो 10 साल का प्लान मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था, और उसके एक आपको एक एटलीस्ट नज़र तो आए ना कि हम 10 साल में क्या करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये क्रिटिसाइज करते रहे ना कि जी आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। हम तो 3 साल और 2 साल के प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट्स का पता नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती रही हैं कितना, तो इसलिए वो प्लान ही नहीं बनते। तो आज आपको एक क्लैरिटी तो नजर आ रही है ना, एक सर्टेनिटी नजर आ रही है, एक डायरेक्शन नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ी चीज है, ज्यादा दिन ये कि हम कहेंगे जी अचीवेबल है या नहीं। ठीक है। और एक आखिरी सवाल खुर्रम साहब के, जो टैक्स का इस वक्त शॉर्टफॉल एक बड़ा ह्यूज नज़र आ रहा है, कोई 200 अरब का इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, कहीं कहीं 300 अरब प्लस में उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कैसे अचीव करना होगा, चूंकि हाफ फिस्कल ईयर तो अब ऑलमोस्ट गुजर चुका है? देखें, 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिन पे बात की जा रही है। एक तो रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, जो आपको पता है कि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम रहा है, लेकिन बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं रिसेंटली और काफ़ी हद तक जो है वो अग्रीमेंट्स हुए इन चीज़ों पे कि जी डॉक्यूमेंटेशन भी हमने करनी है, हर किसी को टैक्स भी देना है। तो इस पे तो हम बड़े क्लियर हैं कि जी टैक्स तो सबने देना है, कितना किसने देना है ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये देखें, इक्विटी जो है ना, फेयरनेस एंड इक्विटी, ये इकोनॉमी में लाना जरूरी है, और इसमें ये रिक्वायर करता है कि सब टैक्स दें। जो पैसे कमाएगा वो अपना एक फेयर शेयर जरूर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि इकोनॉमी चलती टैक्स पे, चैरिटी पे नहीं चलती है, ये हम कहते हैं और मिस्टर फाइनेंस उस पर बहुत क्लियर है। तो मेरे ख्याल में एक तो होलसेल, रिटेल एंड ट्रेड सेक्टर है जो कि इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी बात हो चुकी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो रहा है कि कैसे टैक्स नेट में किस तरह से कितना टैक्स लिया जाए, क्या हो। पहले तो जो था 7,500 रुपये पर दुकान, कुछ इस तरह की चीज़ थी, तो उस पर काफ़ी सारी रिफाइनमेंट्स हुई हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें बेहतरी नजर आएगी दोनों एंड्स पे, गवर्नमेंट के एंड्स पे भी और सेक्टर के एंड्स पे भी। दूसरा जो है प्रॉपर्टी लैंड है, इस पे थोड़ा सा काम हो रहा है कि कैसे इसको इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस में लाया जाए। इसमें ऑफ कोर्स प्रोविंशियल हिस्सा भी है, फेडरल हिस्सा भी है। तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर आप देखें जो नेशनल टैक्स काउंसिल कमेटी के जो हुई है मीटिंग, उसमें बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान ऑनबोर्डेड हैं, सिंध के साथ बात हो रही है, काफी हद तक सिंध आगे आया है। ये सारे प्रोविंसेस को मिल के एक स्ट्रैटेजी बन रही है, सबको लेके चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि ये 3 बड़े सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, लैंड प्रॉपर्टी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, और ये सब चीजें, इन सब पे जो है बात हो रही है। जो टैक्स नेट में नहीं है वो टैक्स नेट में भी आएगा, और इन्फोर्समेंट कंप्लायंस पे काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में इस पे काफी काम होगा। तो वो जो शॉर्टफॉल है वो इंशाल्लाह आपको जो है ना कहीं ब्रिज होता होगा। जाते जाते खुर्रम साहब बस इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की रही, उसमें आप भी मौजूद थे गालबन, उसमें कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स इन्वेस्टमेंट की कुछ उसमें से पॉजिटिव निकल कर आया? जी बहुत अच्छी मीटिंग थी वो, और उसमें जो है उन्होंने तो पहले बहुत एक्नॉलेज किया था कि जी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एक आ गई है, रिकवरी आ गई, क्लैरिटी आ गई है। इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर जो एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, जिसमें करेंसी स्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना है, इन्फ्लेशन का नीचे आना है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्नॉलेजमेंट थी OICCI की तरफ से, जो कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से पूरा उनकी एक एसोसिएशन, ये पूरी एक चैम्बर है जिन्होंने बड़ा अच्छा उस दिन जो है रिस्पांस दिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिकवरी पे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी आगे जाते हुए मजीद अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो उनके जो स्पॉन्सर्स हैं जो बाहर हैं उनको अच्छे सिग्नल्स गए हैं, उनके अच्छे तासुरात है पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में, और डेफिनेटली ये कन्वर्ट होगा आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट फ्लोज में, जो कि पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है उसमें नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी पॉजिटिव ख़बरें और बहुत सारी पॉजिटिव उम्मीदें उन्होंने हमें दिलाई और बताई भी। और एक पॉजिटिव खबर हमारे पास भी अपने नाज़रीन को बताने के लिए, और वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर का मजमूई एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो यानी ADR 29 नवंबर 2024 तक अब बढ़कर तकरीबन 48% तक पहुँच गया है, जो अक्टूबर 2024 में 44.3% रिकॉर्ड किया गया था। आदाद शुमार के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर के एडवांसेस 14.9 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि डिपॉजिट्स 31.1 ट्रिलियन रुपए पर मौजूद हैं। हुकूमत फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए बैंक्स के लिए एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 50% से कम रहने पर ज़्यादा टैक्स की पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी, जिसका मकसद कमर्शियल कर्जों में इजाफा करना और बैंक्स में रखे डिपॉजिट्स की ज़्यादा शरह पर टैक्स लगाना था। बैंक्स ने इजाफी टैक्स से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल किया और 1 अरब से 5 अरब के दरमियान डिपॉजिट्स वाले अकाउंट्स पर इजाफी फीस भी आयद कर दी थी, जिससे न सिर्फ हुकूमत को 197 अरब का
नुकसान टैक्स की मद में हुआ, बल्कि मुल्क की प्राइवेट सेक्टर भी शदीद परेशानी का शिकार हो गया था। हमने 15 नवंबर से मुसलसल इस इशू को उठाया और रोजाना के बिला हुक्काम तक इस मामले को पहुंचाते रहे, जिसके बाद बैंक्स मजबूर हो गए और बैंक्स को अपना इजाफी फीस आयद करने का गलत फैसला वापस लेना पड़ा। किस तरह से हमने आवाज उठाई, जरा एक क्लिप देखिएगा। बैंक कलफला की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। फैसल बैंक की जानिब से भी 5 बिलियन रुपए डिपॉजिट्स पर 5% फीस आयद कर दी गई है। अस्करी बैंक ने 1 बिलियन रुपए पर 5% इजाफी फीस आयद की है। JS बैंक ने 20 दिसंबर 2024 से 20% इजाफी फीस 2 बिलियन या उससे जायद वाले अकाउंट्स पर आयद की है। ये बैंक ज्यादती कर रहे हैं इस किस्म की कि जो एक तो डिपॉजिट को मना कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डिपॉजिट पहले ही हमारे यहाँ सेविंग्स में बहुत कम है, बैंकों में पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट आगे होगी और लोगों को कर्ज मिलेंगे। बैंक अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों का जो जुर्माना है वो कस्टमर से जो डिपॉजिट रखे हैं, मेनली बड़े डिपॉजिट जिनके हैं, उनसे 5 से 6% एवरेज तकरीबन वो चार्ज करने का उन्होंने ऐलान किया है। ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स ने इजाफी फीस वापस ले ली है। इजाफी टैक्स से बचने के लिए और ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को कर्जे फराहम करने में तेजी से इजाफा कर रहे हैं ताकि 50% ADR को हासिल किया जा सके और उम्मीद भी यही है कि दिसंबर खत्म होने तक 50% का यह हदफ बैंक्स हासिल करने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।